हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम क्लास 11th हिस्ट्री का जो चैप्टर 8 है कन्फ्रंटेशन ऑफ कल्चर्स उसका टॉपिक देखेंगे, कन्क्वेस्ट, कॉलोनीज एंड स्लेव ट्रेड। ठीक है, तो एक बार हेडिंग का मतलब समझ लेते हैं। कन्क्वेस्ट यानी कि किसी भी चीज़ को जीतना, कॉलोनीज यानी कि वहाँ पे कॉलोनीज बनाना, किसी भी जगह पे मतलब तुम अपने अंडर में लेते हो उसे जीत के उसमें कॉलोनी बना देना, उसके लोगों पे राज करना। ठीक है, फिर होता है स्लेव ट्रेड यानी कि मतलब ये मोस्टली अफ्रीका में होता है कि अफ्रीका वाले लोगों को उठा के फिर उन्हें बेच दिया जाता था यूरोप वगैरह में, पहले के टाइम पे होता था। और फिर यूरोप वगैरह में बेच के फिर उनसे काम कराया जाता था पूरी ज़िंदगी फ्री में। ठीक है, तो ये होता है स्लेव ट्रेड। ठीक है, तो अब एक बार जान लेते हैं कि क्या क्या पढ़ेंगे। कन्क्वेस्ट से मतलब हम जानेंगे कि कैसे कैसे यूरोपियंस ने जो लोगों को जीता था तो उनके साथ क्या करा, फिर उनके जो एरियाज़ को जीता था फिर उन एरियाज़ में क्या करा, फिर उसके साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह, फिर उनमें कॉलोनीज़ बनाई, किन देशों ने कॉलोनी बनाई। और जो पुर्तगाल और स्पेन जो सबसे पहले वो लोग थे जिन्होंने बाकी जगह पे घूमना शुरू करा था, उन लोगों ने कॉलोनीज़ कम क्यों बनाई। और जो स्लेव ट्रेड है वो क्यों स्टार्ट हुआ, क्या क्या कारण थे, फिर वो स्टार्ट होने के पीछे कुछ आर्गूमेंट्स हैं कुछ लोगों के, फिर उन आर्गूमेंट्स के काउंटर आर्गूमेंट्स भी हैं, वो सब इस वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बताया गया जो 15th सेंचुरी थी, तो 15th सेंचुरी में यूरोप के जो लोग बाहर जाने लग गए थे, जैसे कि 1492 के एंड तक, 1492 में जो कोलंबस था उसने नॉर्थ अमेरिका को फाउंड कर लिया था। तो 15th सेंचुरी से ही मतलब लोगों में बाहर जाने का वो उत्साह जाग गया था यूरोप में। फिर वो जो लोग बाहर जाते थे ना वो वोएजेस करते थे बहुत सारी, कि मान लो यूरोप से चले गए साउथ अमेरिका, फिर यूरोप से नॉर्थ अमेरिका चले गए, फिर एक दिन अफ्रीका चले गए, एक दिन इंडिया चले गए। तो ये जो मैप के जो वो हैं, ये रूट्स हैं कि मतलब जैसे ये यूरोप है और ये इनका अफ्रीका है, ये अफ्रीका है और ये साउथ अमेरिका और ये है नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, तो जैसे ये यूरोप है तो मान लो यूरोप वाले इधर से ऐसे नॉर्थ अमेरिका में गए, यहाँ पे जो कैरेबियन आइलैंड्स वगैरह हैं इनमें चले गए, फिर इधर से चले गए साउथ अमेरिका में, और इधर से वेस्ट अफ्रीका में चले गए, और फिर इधर से घूम के इंडिया में चले गए। ठीक है, तो अब ये जितने भी रूट्स हैं तो उन्होंने ये बोल दिया कि भाई अगर तुम इस डायरेक्शन में जाओगे ट्रेड विंड्स के साथ तो तुम इधर पहुंच जाओगे, इस जगह पहुंचोगे। तो उन्होंने अपनी बुक्स में लिख लिया कि इस डायरेक्शन में जाओगे तो इधर पहुंच जाओगे, थोड़ी सी राइट में मोड़ दोगे डायरेक्शन तो इधर पहुंच जाओगे, थोड़ी सी राइट में मोड़ दोगे, लेफ्ट में मोड़ दोगे, इधर पहुंच जाओगे, और बिल्कुल ही सीधे सीधे जाओगे तो ऐसे घूम जाना आखिरी में फिर तुम इंडिया पहुंच जाओगे। तो मतलब ये रूट्स बना दिए इन्होंने। ठीक है, इन रूट्स की मदद से फिर जो बाद में आने वाले लोग थे यानी कि इनकी जो नेक्स्ट जनरेशन थी, इनकी नेक्स्ट जनरेशन भी ऐसे ही समुद्र में तैर तैर के समुद्र में नाव ले लेके दूर दूर तक जा सकती थी। ठीक है, लेकिन अगर ये लोग अपनी बुक्स में नहीं लिखते ना कि मतलब इस रूट पे ये है, इस रूट पे ये है, तो भाई कोई भी लोग इंडिया नहीं पहुंच पाते। पता क्यों? क्योंकि मान लो शुरुआत वाला वास्को डी गामा ऐसे घूम के इंडिया पहुंच गया, लेकिन उससे अगले वाले को पता ही नहीं भाई कैसे जाना है, क्योंकि ना उस टाइम पीरियड पे मोस्टली जो ये अटलांटिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है। ठीक है, तो ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया, साउथ अटलांटिक ओशन हो गया। तो जो साउथ अटलांटिक ओशन है उसमें उस टाइम पीरियड तक कोई भी नाव नहीं गई थी यूरोप वालों की। वास्को डी गामा पहला बंदा था जिसने अपनी नाव ली और ऐसे घुमा के इंडिया पहुंच गया। तो अगर वास्को डी गामा अपनी बुक्स में नहीं लिखता कि मैं ऐसे घुमा के अपनी बोट ऐसे नाव घुमा के इंडिया पहुंच गया, तो कोई भी यूरोपियन पहुंच ही नहीं पाता। ठीक है, तो इनका बहुत बड़ा रोल था, ये बताया गया है। फिर बोले कि जो पुर्तगाल और स्पेन थे, अब इसका मतलब ये नहीं कि पुर्तगाल और स्पेन सबसे पहले हर जगह पे पहुंच गए थे, जैसे कि नॉर्थ अमेरिका में पुर्तगाल वाले पहुंच गए थे, न सॉरी स्पेन वाले पहुंच गए थे, सेंट्रल अमेरिका में स्पेन वाले पहुंच गए थे, और इधर पुर्तगाल वाले पहुंच गए थे ब्राज़ील में, और फिर इधर इंडिया में भी पुर्तगाल वाले पहुंच गए थे, वेस्ट एशिया में भी पुर्तगाल वाले पहुंच गए थे। तो मोस्टली जगह पे पुर्तगाल और स्पेन वाले पहुंच गए थे। ठीक है, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोगों ने कुछ किया नहीं। यूरोप के जो बाकी लोग थे जैसे कि ब्रिटिशर्स हो गए, ब्रिटिश इंग्लैंड है, फिर फ्रांस हो गया, फिर जर्मनी हो गया, फिर जो बाकी देश हो गए, तो इसका मतलब ये नहीं कि इन सब ने कुछ नहीं किया, इन सब ने भी कॉलोनीज़ बनाई। बल्कि देखा जाए तो ब्रिटेन ने ही सबसे ज़्यादा कॉलोनीज़ बनाई, इन्होंने बहुत कम बनाई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो ये लोग थे पुर्तगाल और स्पेन, भाई इन्होंने जब शुरुआत में जब इन्होंने ये सब देखा मतलब इधर इतना गोल्ड है, तो इन्होंने 100-200 साल बढ़िया गोल्ड कमाया, इधर से जहाज आती बढ़िया बढ़िया, और
सारा गोल्ड ले जाके पुर्तगाल और स्पेन में दे देती। लेकिन पुर्तगाल और स्पेन वालों ने पता क्या गलती करी, पुर्तगाल और स्पेन वालों ने इस मनी को इन्वेस्ट नहीं किया। पुर्तगाल और स्पेन वालों ने इन्वेस्ट नहीं किया फर्दर ट्रेड में, फर्दर ट्रेवल में। कि मतलब पुर्तगाल वाले ऐसे सोच रहे कि भाई एक बार पैसा आ गया, अब वापस पैसा इन्वेस्ट करने की क्या जरूरत, क्या पता डूब जाएगा। उन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट नहीं करा और फिर इन्होंने ना कोई कंपनी बनाई जो कि बाहर जाके ट्रेड करे। ये अपने पुर्तगाल और स्पेन में ही सीमित हो गए थोड़ा पैसा लेके, ठीक है। लेकिन जो ब्रिटिश वाले थे, ब्रिटिश फ्रांस वाले, ये सब जैसे एग्जाम्पल दिए गए इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम। बेल्जियम आपको पता होगा जो ऊपर सिख देश है। जैसे ये मान लो ये है हमारा ब्रिटेन और ये इधर से बाकी देश हो गए। ये है पुर्तगाल, ये है स्पेन, तो ये है फ्रांस, तो यहाँ से आता है बेल्जियम, ठीक है। और फिर इसी के साइड में है नेदरलैंड्स, छोटा सा। तो नेदरलैंड्स है ना, इसे हॉलैंड भी बोलते हैं। एक बार मैप में देख लेना अगर आपको ढंग से समझ नहीं आया हो तो नेदरलैंड, हॉलैंड ये एक जगह है। और बेल्जियम, फ्रांस और ये इंग्लैंड, ये 3-4 देश थे मेन मेन। तो इन्होंने इस चीज़ में एक एडवांटेज ले लिया कि भाई जो स्पेन वाले हैं, जो पुर्तगाल वाले हैं, वो तो अपना पैसा एक जगह रख के बैठे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। तो हम इंग्लैंड वाले, हम फ्रांस वाले, हम बेल्जियम वाले, हॉलैंड वाले, हम कर लेते हैं अपना पैसा इन्वेस्ट। इन्होंने अपना पैसा इन्वेस्ट कर लिया। कैसे कर लिया? जो इंग्लैंड वाले थे, जैसे इंग्लैंड का एग्जांपल देके समझाता हूँ, ठीक है। इंग्लैंड वालों ने क्या करा, जॉइंट स्टॉक कंपनीज बना दी। जॉइंट स्टॉक कंपनीज यानी कि स्टॉक की कंपनीज बना ली। जैसे एक कंपनी है ना, तो उसमें 100 स्टॉक होंगे, तो आपको उस कंपनी में स्टॉक खरीदने पड़ेंगे। अब कल को उस कंपनी में 10% का घाटा होता है तो आपको भी 10% का घाटा होगा। और अगर कल को उस कंपनी में 10% का प्रॉफिट हुआ तो आपको भी 10% का प्रॉफिट होगा। ये होता है स्टॉक वगैरह, अगर आपको थोड़ा बहुत पता हो शेयर मार्केट वगैरह का, तो ऐसा ही होता है, ठीक है। तो जो इंग्लैंड वाले थे उन्होंने स्टॉक सिस्टम पे कंपनीज बना ली और फिर उन कंपनीज को भेजने लग गए। कहाँ पे? उन कंपनीज को भेजने लग गए जो बाकी जगह है, एक्सपीडिशन करने, कि भाई तुम नई नई जगह ढूंढ के आओ। जैसे जो इंग्लैंड वाले थे, इंग्लैंड वालों ने बनाई ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड वालों ने बनाई ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो क्या करी, वो बोली कि जो पुर्तगाल से वास्को डी गामा गया था ऐसे घूम के, तो वास्को डी गामा की बुक पढ़ी उन्होंने अच्छे से, फिर वो भी गए अपनी नाव लेके घूम के ऐसे इधर। तो पहले तो वो कहीं और पहुंच गए थे, फिर लेकिन बाद में वो मुंबई पहुंच गए, शायद मुंबई पहुंचे थे, ठीक है। तो मुंबई पहुंच के उधर से फिर उन्होंने ट्रेड स्टार्ट कर दिया। उन्होंने अपने वहाँ पे इंग्लैंड में बोल दिया कि भाई हमें जगह मिल गई है, अब हम ट्रेड स्टार्ट कर देंगे। फिर जितना भी ट्रेड से पैसा आता ना, जो 100 स्टॉक वाले थे उन अगर 10% प्रॉफिट होता तो 10% पैसा उनके पास जाता था। तो इससे क्या हुआ, जैसे जैसे प्रॉफिट बढ़ता गया वैसे वैसे जिन्होंने पैसे लगाया था तो उनको भी ज़्यादा पैसे मिलता गया, जिससे कि जो प्रॉफिट था वो इन कंट्रीज़ को बहुत ही अच्छा कमाने को मिल रहा था, ठीक है। लेकिन जो ऐसे देश थे जो कि पुर्तगाल और स्पेन, जिन्होंने इन्वेस्ट नहीं करा, वो शुरुआत के 100-200 साल आराम से थोड़ा बहुत पैसे लेके खुश रहे, ठीक है। लेकिन उन्होंने ज़्यादा पैसा कमाने की नहीं सोची। फिर अभी जो कंपनीज ट्रेड करने पहुंची थी, जैसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इन्होंने देखा कि भाई इंडिया में बहुत बड़े राजा हैं, तो उनसे अगर एकदम लड़ाई करोगे तो सही नहीं है। तो उन्होंने शुरुआत में थोड़े बहुत साल ट्रेड करा, फिर उन्होंने लड़ाई की तैयारी की थी। फिर जो औरंगज़ेब था उसने इन्हें बहुत बुरी तरह हरा दिया था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वालों को, और भगा दिया था। फिर ये बोले कि नहीं जी हम तो बस ट्रेड करेंगे, अब से हम लड़ाई नहीं करेंगे। फिर उन्होंने कई साल तक ट्रेड करा, लेकिन बाद में जैसे जैसे देखा कि मुगल एम्पायर हल्का पड़ गया, बाकी सब आपस में लड़ रहे हैं, तो इन्होंने बाजी मार ली और इंडिया को अपने कंट्रोल में ले लिया और कॉलोनी बना लिया, ठीक है। इंडिया को जैसे ही कॉलोनी बनाया ना इन्होंने, फिर इंडिया से और ज़्यादा प्रॉफिट कमाने लग गए, क्योंकि अब तो लॉज भी इन्हीं के हाथ में हो गए और जितना भी ट्रेड था वो यही डोमिनेट करने लग गए। और जितनी भी फालतू की कंपनी थी, मतलब इनके अपोजिशन में जितनी भी कंपनी थी ना, उन सबको बंद करा दिया, क्योंकि अब तो ये कॉलोनी के मतलब हेडमास्टर बन चुके हैं, ठीक है। फिर इन्होंने एक और चीज़ करी कि भाई अब इधर से सारी चीज़ें लेके जाते थे ट्रेड करके, तो इंडिया में उगता था भाई ये स्पाइसेस वगैरह, तो स्पाइसेस वगैरह दिखाई यूरोपियंस को। फिर इंडिया में जो केन शुगर उगती थी, यानी कि जो शुगर केन से बनी हुई शुगर, वो यूरोप में नहीं थी, तो वो भी दिखाई उन्हें। फिर जो बाकी चीज़ें हैं, जैसे कि केरला में रबड़ उगता है, फिर ककाओ वगैरह कुछ हैं, ये कुछ भी, फिर टोबैको वगैरह, ये सब चीज़ें जो इंडिया या फिर जो बाकी कंट्रीज थी जैसे कि साउथ अमेरिका वगैरह इनमें उगती थी, ये सब ले गए यूरोप वालों के पास, इन्हें भी दिखाई, ठीक है।
फिर इससे यूरोप वालों के मन में ये जाग गया कि भाई बढ़िया देश हैं तो इनमें और इन्वेस्ट करना चाहिए। फिर इन्होंने और इन्वेस्ट करा, इन्होंने और प्रॉफिट कमा के दिया, ठीक है। फिर अब इन सब की वजह से क्या हुआ, जो साउथ अमेरिकाज था, अमेरिकाज में बहुत सारी नई नई क्रॉप्स थी। अब वो नई नई क्रॉप्स कैसी थी, जैसे कि एक हो गया पोटैटो, जो आलू है ना, वो आलू अमेरिकाज कॉन्टिनेंट का है, वरना अमेरिका में अगर यूरोप वाले नहीं जाते ना तो आलू की फसल पूरी दुनिया में कहीं पे भी नहीं थी अमेरिकाज के अलावा। तो आलू और चिलीज जो आज के टाइम पे तुम मिर्च खाते हो, लाल मिर्च, हरी मिर्च, ये जितनी भी मिर्च हैं ये सारी अमेरिकाज के कॉन्टिनेंट से आई हैं, वरना उससे पहले दुनिया में मिर्च नहीं होती थी, बस अमेरिकाज में होती थी। और इंडियंस जो मिर्च की जगह क्या यूज़ करते थे, इंडिया वाले काली मिर्च यूज़ करते थे, ब्लैक पेपर कहते हो जिसे तुम। फिर वो बाद में अंग्रेज आए, ब्रिटिशर्स, तो ब्रिटिशर्स इधर भी थोड़ा बहुत रूल करने लग गए थे, तो उन्होंने इधर से थोड़ी बहुत मिर्च ले गए यूरोप में, फिर यूरोप से थोड़ी बहुत ले गए इंडिया में, फिर इंडिया में उगानी शुरू कर दी, फिर इंडिया से भी कमा के प्रॉफिट ले गए। तो इससे एक इंटरकनेक्शन भी आया था वर्ल्ड में। लेकिन इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी थे, जैसे कि जो अमेरिका के लोग थे, अमेरिका के लोगों को बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स देखने को मिले थे, जैसे कि उनका जो वो था पॉपुलेशन, अमेरिका के लोगों की पॉपुलेशन ही ख़त्म हो गई थी। फिजिकल डेसिमेशन बोला जाता है इस प्रोसेस को, फिजिकल डेसिमेशन ऑफ पॉपुलेशन। डेसिमेशन यानी कि किसी भी चीज़ का बर्बाद होना। तो उनकी जो पॉपुलेशन थी पूरी तरीके से बर्बाद हो गई। पता है कैसे? क्योंकि जैसे कि जब स्पेनिश लोग आए थे तब उनकी पॉपुलेशन लगभग बताई जाती है 70 मिलियन थी, 70 मिलियन यानी कि 7 करोड़। फिर जब 150 साल हो गए यानी कि 1.5 सेंचुरी लेटर उनकी पॉपुलेशन हो जाती है 35 लाख। तो सोच लो उनकी पॉपुलेशन कितने परसेंट से घट गई, पूरी तुम मान लो कई 100% से घट गई उनकी पॉपुलेशन, ठीक है। तो इतना बुरा इम्पैक्ट पड़ा था अमेरिका की पॉपुलेशन पे, जो नेटिव लोग थे उनकी पॉपुलेशन पे। और माना जाता है कि अब तक तो ये जो 35 लाख हैं ये भी नहीं बचे, 90% लोग तो नेटिव्स मर ही चुके हैं, और 10% का पता नहीं, मेरे को एग्जैक्ट डाटा पता नहीं, तुम एक बार नेट पे देख लेना, शायद 90 से ज़्यादा % लोग मर चुके हैं, अभी बहुत ही कम % लोग बचे हुए हैं नेटिव्स के। और ये जो जितना भी फिजिकल डेसिमेशन हुआ था यानी कि जो पॉपुलेशन ख़त्म हुई थी, ये इसके पीछे के बहुत सारे कारण थे कि भाई इनको स्लेव बनाया गया था बहुत बुरी तरीके से। अब स्लेवरी में लोग बुरी तरह तड़प तड़प के जीते थे, तो कुछ तो सुसाइड कर लेते थे, कुछ भागते थे तो उन्हें मार देते थे लोग, उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार होता था, इसमें जान चली जाती थी कईयों की। या फिर कई बार क्या होता था, वॉर लड़ाई वगैरह बहुत हुई, जैसे कि एज़टेक वालों के साथ कितनी बुरी लड़ाई हुई, और जो बाकी देश थे उनके साथ भी, मतलब बाकी जो सभ्यताएं थी उनके साथ भी बहुत बुरी लड़ाई हुई, जैसे कि कैरेबियन वालों के साथ भी बहुत बुरी लड़ाई करी थी उन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं जैसे कि डिजीज़, सबसे बड़ा हाथ तो डिजीज़ का है, जैसे स्मॉल पॉक्स डिजीज़ का, जिसने एक पूरी ट्राइब को मिटा दिया था, अरेवैक्स को। और एज़टेक को मिटाने में भी बहुत बड़ा हाथ स्मॉल पॉक्स डिजीज़ का था, ठीक है। तो इन सब कारणों की वजह से उनकी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाती है। फिर उसके बाद एक दो पॉइंट बताए गए हैं, जैसे कि जो स्पेन वाले लोग थे उनका जो एवरेज था, एवरेज यानी कि लोभ, किसी भी चीज़ के प्रति तुम्हारा लोभ, जैसे कि आजकल के लोगों को या फिर जो उस टाइम के स्पेन के लोग थे उनको लोभ था गोल्ड का, कि भाई सोना बहुत महंगा है, उसके आगे पीछे बावड़े हुआ करते थे। तो स्पेन के लोग जो एवरेज थे गोल्ड के टुवार्ड्स, उनका यानी कि लोभ था उनका गोल्ड के टुवार्ड्स, ज़्यादा से ज़्यादा गोल्ड और सिल्वर चाहिए था उन्हें। तो ये चीज़ थी ना, जो इधर के ट्राइबल लोग थे, जो नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका, यहाँ के जो ट्राइबल लोग थे उनकी समझ से बाहर था ये, इनकम्प्रीहेंसिबल। उनके समझ ही नहीं आ रहा था कि भाई ये इतना गोल्ड को इतनी वैल्यू क्यों दे रहे हैं, ये एक मेटल का टुकड़ा है, इसके पीछे बावड़े हो रहे हैं, भर भर के ले जा रहे हैं नाव में। तो उनके समझ में आती थी, क्योंकि जो ट्राइबल लोग थे वो इतनी वैल्यू नहीं करते थे गोल्ड को, ठीक है। क्योंकि भाई ट्राइबल लाइफ में तुम ऐसा गोल्ड को पहन के क्या ही कर लोगे, उनका लाइफ का मकसद होता है बस गुजारा करना, उनको बस फूड की वैल्यू रहती है, वाटर की वैल्यू रहती है और शेल्टर की वैल्यू रहती है, बाकी चीज़ फालतू है। लेकिन आज के टाइम पे हमें फूड, वाटर, शेल्टर आराम से मिल रहा है, तो हम एक्स्ट्रा चीज़ों को ज़्यादा महत्व देने लग गए हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक टाइम के लिए देखा जाए, हमारी अगर सारी सिविलाइजेशन ख़त्म हो जाए, हमारी ह्यूमन सिविलाइजेशन है, हम खेती भी खुद नहीं करते, अलग से फार्मर्स रखे हैं, तो मान लो अगर 100% फार्मर्स एक बार के लिए हड़ताल पे बैठ जाते, तुम्हें कुछ भी खाने को नहीं देते, फिर देख लेना तुम उस गोल्ड का क्या ही करोगे। ये ट्राइबल्स का कहना था कि भाई गोल्ड का जो लोभ है इनका, ये बिल्कुल ही बकवास है, हमारी तो समझ से बाहर है, ठीक है।
फिर उसके बाद बता रखा है कि जो स्लेवमेंट किया था इन्होंने, एनस्लेवमेंट, यानी कि जितने भी पॉपुलेशन थी ट्राइबल लोग, उनकी एनस्लेवमेंट कर दिया, यानी उन सबको स्लेव बना लिया, पकड़ पकड़ के बंधुआ मजदूर जबरदस्ती काम करवा रहे उनसे। तो ये रिमाइंडर है कि मतलब कितनी ब्रूटैलिटी हुई थी उस टाइम पीरियड पे, कितना बुरा हाल हुआ था उन लोगों के साथ, ठीक है। तो ये एक रिमाइंडर के तौर में यूज़ किया गया है एनस्लेवमेंट को, ठीक है। फिर बोला गया कि जो स्लेवरी थी, अब स्लेव तो बनाते थे, और स्लेव एक होता है, स्लेव से मतलब तुम दिन के 3-4 घंटे काम कराओ, 5-6 घंटे काम कराओ, लेकिन एक होता है 10-15 घंटे काम कराओ किसी से। तो वो स्लेव तो था ही, उसके साथ तो ऊपर से इनकी कैपिटलिस्ट माइंडसेट और आ गई थी। कैपिटलिस्ट माइंडसेट क्या होती है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाना है कम रुपए लगा के। तो वो स्लेव तो रखते थे, फिर उनसे कम से कम स्लेव से ज़्यादा काम करवाते थे, ठीक है। ये सब हुआ था कैपिटलिस्ट माइंडसेट के साथ। और ये कैपिटलिस्ट जो माइंडसेट है ना, ये इमर्ज ही इसी टाइम पीरियड के आसपास हुआ था। ये इमर्ज ही जब हुआ था जब कॉलोनियलिज्म स्टार्ट हो गई थी। कॉलोनियलिज्म के साथ ही कैपिटलिस्ट माइंडसेट इमर्ज हुआ था, वरना पहले लोग नॉर्मल रहते थे, उन्हें कोई इतना प्रॉफिट कमाने की वो नहीं थी, ठीक है। इस कैपिटलिस्ट सिस्टम की वजह से जो वर्किंग कंडीशंस थी, मैंने बताया 10-15 घंटे तक काम करवाते थे, वर्किंग कंडीशंस बहुत ही हॉरिफिक थी, हॉरिफिक यानी कि बहुत ही बुरी थी। और लेकिन अब कुछ लोग जाके कहते थे कि भाई तुम ये गलत कर रहे हो, इतना ज़्यादा काम करवा रहे हो। तो स्पेन के लोग कहते थे कि भाई अगर पैसा चाहिए ना तो काम तो करना पड़ेगा। तो ऐसा सोचते थे वो, क्योंकि उनकी कैपिटलिस्ट माइंडसेट थी, ठीक है। फिर बताया गया जैसे 1601 में जो किंग था स्पेन का, जिसका नाम था फिलिप टू नाम का किंग था, उसने क्या करा, बैन कर दिया फोर्स्ड लेबर को। फोर्स्ड लेबर यानी कि स्लेवरी को बैन कर दिया। और लेकिन अब क्योंकि किंग होता है, उसके पास जितना भी पैसा आता था स्पेन वाले के पास, वो उसकी कॉलोनीज से ही आता था। अब एक छोटा सा स्पेन है, उससे कितना पैसा कमा लेगा वो। अब जो ब्राज़ील है इतना बड़ा, या फिर जो सेंट्रल अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, उस पर पूरे पे स्पेन का कब्जा है। तो अभी छोटा सा स्पेन ज़्यादा पैसा कमाएगा, नॉर्थ अमेरिका सेंट्रल अमेरिका, जाहिर सी बात अमेरिका कमाएगा। तो अभी इस अमेरिका से सारा पैसा आता था। और ये अमेरिका से पैसा कैसे आता था, स्लेव ट्रेड करके, स्लेव से काम करवा के। तो अब स्लेवरी को बैन कर देगा अगर किंग, तो पैसा नहीं आएगा उसके पास। तो किंग के ऊपर एक प्रेशर था, इसलिए उसने भाई फॉर्मली यानी पेपर वर्क पे तो भाई स्लेवरी को बैन कर दिया, लेकिन उसने क्या कर दिया, एक छोटा सा लूप होल बना दिया, एक छोटी सी डिग्री पास कर दी। डिग्री यानी कि उस टाइम पीरियड पे जो किंग का ऑर्डर होता था, डिग्री बोलते थे उसे। तो वो छोटा सा ऑर्डर पास कर दिया कि भाई ताकि स्लेवरी है वो कंटिन्यू रह सके। यानी कि जो अच्छे लोग थे जो प्रोटेस्ट वगैरह करते थे कि स्लेवरी बैन होनी चाहिए, उनको तो दिखा दिया कि मैंने बैन कर दी, लेकिन पीछे से एक छोटी सी डिग्री पास कर दी ताकि स्लेवरी कंटिन्यू रहे। उसके बाद लोगों को पता चल गया भाई किंग तो बावड़ा बना रहा है, मैं कहीं उसने बैन नहीं करी स्लेवरी तो कंटिन्यू है। तो फिर लोगों ने वापस प्रोटेस्ट करे। फिर 1609 के आसपास जो फिलिप टू था, उसने क्या कर दिया, उसने इक्वालिटी का लॉ ला दिया कि भाई अब से फुल फ्रीडम है, फुल फ्रीडम दे दिया, यानी कि स्लेवरी बैन हो गई वापस से। तो उसने वापस से फिर स्लेवरी को बैन करने का लॉ ले आया कि अब जितने भी लोकल पीपल हैं, लोकल्स यानी कि जो नेटिव्स हैं इसकी कॉलोनीज़ के, फिर क्रिश्चियन लोग हैं यानी कि स्पेन ही मान लो पूरा, फिर जो नॉन क्रिश्चियन लोग हैं यानी कि वापस नेटिव्स की बात कर रहे हैं, तो इन तीनों को पूरी आज़ादी है, कोई इन्हें स्लेव्स नहीं बना सकता, एटसेट्रा। तो इसकी वजह से जो यूरोप वाले लोग थे, यानी जो पुर्तगाल वाले लोग थे ना, स्पेन वाले जो कि कॉलोनीज़ में रहते थे, उनको गुस्सा आ गया कि भाई हमारा बिजनेस चलता है स्लेव्स से, और राजा ने स्लेव्स को बैन कर दिया, अब हम क्या करेंगे, अब हम के जॉब छोड़ देते। उनके मन में भी आ गई, उन्होंने भाई राजा के खिलाफ गुस्सा दिखाया, एनरेज हो गए, पैसे भेजने बंद कर दिए राजा के पास। तो राजा का पैसा बंद हो गया, तो राजा की जेब खाली। तो राजा को वापस प्रेशर बना कि भाई स्लेवरी वापस से आई जाए। तो फिर राजा ने अपना ये जो लॉ लेके आया था इसे रद्द कर दिया, रिवोक यानी कि रद्द करना, और फिर स्लेवरी को वापस स्टार्ट कर दिया। स्लेवरी वापस स्टार्ट कर दी राजा ने, क्योंकि बिजनेसमैन का प्रेशर था, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया, अभी तक तो हमने देख लिया कि जो स्लेव ट्रेड न स्लेव जो बनते थे वो नेटिव्स लोग बनते थे, यानी कि अगर तुमने जो है साउथ अमेरिका पे कॉलोनी बनाई है तो साउथ अमेरिका के लोगों को स्लेव बनाया जाता था, ठीक है। लेकिन अब क्या हो गया कि
अब पीछे का बैकग्राउंड बता देता हूँ एक बार। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नई नई आ रही थी, जैसे कि कैटल फार्मिंग। 100-200 गाय भैंस पकड़ के ले आए एक जगह पे, उन्हें बांध दिया और फिर उन सब के से दूध वगैरह निकाल के बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनवा रहे हैं मिल्क के, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क लगेगा, क्योंकि 100-200 गाय हैं। 100-200 तो ऐसे बोलूँ कि आप तो 1000-2000 भी हों, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे माइनिंग हो गई। माइनिंग किस चीज़ की? गोल्ड और सिल्वर की माइनिंग, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा गोल्ड ढूंढ लिया था 1700 के आसपास, तो वापस से बहुत ज़्यादा लोगों की जरूरत पड़ने लग गई। फिर उस इन सब की वजह से क्या हो गया, और फिर ऊपर से अगर तुम्हें कैटल फार्मिंग वगैरह करनी है और फार्मिंग वगैरह करनी है तो तुम्हें फॉरेस्ट क्लियर करने पड़ेंगे। अब पूरे जंगल को साफ करना कोई नॉर्मल बात है नहीं, उसके लिए भी लेबर लगेगी। तो इन तीनों कामों के लिए बहुत ज़्यादा लेबर की जरूरत थी, तो अब उन्हें चाहिए थी लेबर। अब लेबर अभी तक वो कैसे यूज़ कर रहे थे? नेटिव्स को स्लेव बना के। तो उन्होंने बोला भाई नेटिव्स तुम हमारे लिए काम भी कर दोगे। तो नेटिव्स ने भाई, अब इतने साल हो गए, 1700 आ गया, 1500 से करने लगे थे, 200 साल हो गए। 200 साल में नेटिव्स में भर चुका था गुस्सा। नेटिव्स ने कर दिया रजिस्ट, भाई हम तो नहीं करें। फिर अब भाई नेटिव्स ने रजिस्ट कर दिया, बुरी तरह लड़ाई करने लगे। तो अब ये सोचे यूरोपियंस, अब लड़ाई करने में क्या रखा है, वापस पैसा लगेगा बहुत सारा। अब हम आस पड़ोस में जो अफ्रीका है, अफ्रीका से स्लेव ट्रेड कर लेते हैं, यानी कि जो उधर स्लेव्स बिकते हैं, तो उधर जो स्लेव्स बिकते हैं ना, हम खरीद लेते हैं और फिर इधर लेके आ जाएंगे और फिर उनसे फ्री का काम करा लेंगे, ठीक है। फिर एक एग्जांपल दिया गया है कि 1550 से लेके 1880 तक, तो 1880s में, यानी कि 1888 के आसपास जो ब्राज़ील था उसमें ना स्लेवरी बैन हो गई थी। उसके बाद से स्लेव जो ट्रेड है वो रुक गया। लेकिन इससे पहले 1550 से लेके 1880 तक इतना ज़्यादा स्लेव ट्रेड होता था, इतने ज़्यादा स्लेव्स खरीद के लाए जाते थे ब्राज़ील में। एग्जांपल दिया गया है कि लगभग 36 लाख स्लेव्स आ गए थे इस टाइम पीरियड के बीच में, 36 लाख स्लेव्स। और बताया जाता है कि जितने भी स्लेव्स आते थे ना, वो अमेरिकाज में, जो अमेरिका की कॉन्टिनेंट है, तो ये जो अमेरिका के कॉन्टिनेंट है, पता नहीं कैसा बन गया, सॉरी, फिर भी देख लो एक बार, जो अमेरिका के कॉन्टिनेंट है, तो इनमें जितने भी स्लेव्स आते हैं, जैसे मान लो 100 स्लेव्स आते हैं, तो उनमें से 50 तो ब्राज़ील में ही जाते थे। यानी कि जो सोच लो, ब्राज़ील में कितना जोर का प्लांटेशन वर्क उन्होंने स्टार्ट कर दिया था कि 50%, इतने बड़े एरिया में से 50% स्लेव्स इसी एरिया में आ रहे हैं। और 36 लाख स्लेव्स आ गए थे 300 सालों के बीच में, ठीक है। लेकिन इसमें एक गौर करने की बात है, जो स्लेव ट्रेड होता था, ये अफ्रीका के जो लोग हैं, अफ्रीका से लोग पकड़ के लाते थे। अब ऐसा नहीं है कि अफ्रीका से लोग ये यूरोपियंस ही पकड़ते थे। अब ऐसा तो हो नहीं सकता भाई, तुम्हारे अफ्रीका में इतने ठाडे ठाडे लोग हैं, पूरा अफ्रीका भर रखा है लोगों से, और फिर उधर यूरोपियंस जाएंगे एक जहाज लेके और लोगों को पकड़ लाएंगे, इतनी बस की तो है नहीं किसी की। उधर क्या होता था, अफ्रीकन ही होते थे। जैसे ये कोई अफ्रीका का बंदा है, यहाँ पे ये दो चिटमुट से लोग हैं, तो ये बंदा क्या करेगा, इन दोनों को पकड़ लेगा, पकड़ लिया, ये कैद में डाल दिया, और फिर इन्हें दे देगा यूरोपियंस को। और फिर यूरोपियंस इसको बदले में क्या दे देंगी, यूरोपियंस इसे बदले में दे देंगी क्रॉप्स, यानी जितना भी खाने का फूड प्रोडक्ट हुआ है, जैसे कि जो मेज़ हो गया, मक्का वगैरह, कॉर्न वगैरह, जो कि उधर ज़्यादा उगता था। फिर बदले में बहुत सारी चीज़ें, जैसे कि मैनियोक भी एक फसल है जो कि इस तरफ अमेरिकाज में उगती है। फिर कसावा भी एक फसल है, वो दे देते थे। तो ये सब जो खाने के प्रोडक्ट्स होते थे, ये दे देते थे इस बंदे को, बदले में ये 2-4 बंदे पकड़ के दे देता था यूरोपियंस को, ठीक है। यानी कि कोई बाहर से यूरोपियंस खुद पकड़ के नहीं ले जाते थे, अफ्रीका वालों को ही पकड़ के बेच देते थे, ठीक है। तो यूरोपियंस इस पार्ट को कहते हैं कि भाई हमने कोई गुनाह नहीं किया है, अफ्रीका वाले लोग ही बेचते थे स्लेव्स को, तो तुम्हारी गलती, हमने कोई गुनाह नहीं करा, तुम्हारे लोग ऐसे हैं। तो इसके जो ये एक आर्गुमेंट है, यूरोप वाले ना इस चीज़ को वो कर रहे हैं, लेजिटिमाइज कर रहे हैं कि हमने कोई गलत चीज़ नहीं करी है, हमने जो स्लेव्स खरीदे हैं कोई गलत चीज़ नहीं, हमने जो फ्री में काम कराया लोगों से कोई गलत चीज़ नहीं है भाई, तुम्हारी अफ्रीका वाले ही बेचते थे। तो अफ्रीका का एक बंदा था जो कि पहले स्लेव रह चुका था, उसे बाद में फ्री कर दिया गया था, उसका नाम था अलाउडा इक्वानो। तो अलाउडा इक्वानो एक बंदा था, ये फ्रीड स्लेव था। इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी कब, 1789 में। तो इसने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि जो स्लेव्स थे, तुम कह रहे हो ना कि जो स्लेव्स अफ्रीका वाले बेच रहे थे,
ये बोला कि मैं मानता हूँ कि स्लेव्स को अफ्रीका वाले बेचते थे, लेकिन अगर तुमने कभी अफ्रीका में रह के देखा हो तो जो अफ्रीका में स्लेव्स खरीदते हैं लोग, स्लेव्स को अपनी फैमिली का पार्ट मानते हैं, पार्ट ऑफ फैमिली। यानी कि स्लेव्स के साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं करते, स्लेव्स को टॉर्चर नहीं करते, स्लेव्स से 10-15 घंटे काम नहीं कराते, नॉर्मल काम कराते हैं और फिर फैमिली का पार्ट मानते हैं, फैमिली में ही रखते हैं, घर में ही रखते हैं, ठीक है। लेकिन तुम यूरोपियंस क्या करते थे, 10-15 घंटे काम कराते थे, टॉर्चर करते थे, हमें किसी अलग जगह पे रखते थे और खुद अलग जगह पे रहते थे, और फिर हम अगर तुम्हें हाथ लगाते तो तुम हमारा हाथ काट देते थे। मतलब बहुत बुरी तरीके से अत्याचार करते थे इन पे, ठीक है। फैमिली का पार्ट तो क्या, तुम हम हमें इंसान ही नहीं मानते थे, ठीक है। ओलाडा इक्वानो ने ये आर्गूमेंट्स रखे, ठीक है। फिर उसके बाद बताया गया 1940s के आसपास एक बुक थी, एक बुक लिखी एक बंदे ने, एरिक विलियम्स ने। उसकी बुक का नाम था कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी। तो उसकी बुक का नाम था कैपिटलिज्म एंड स्लेवरी और राइटर था एरिक विलियम्स। वो पहला मॉडर्न हिस्टोरियन था, फर्स्ट मॉडर्न हिस्टोरियन, जिसने कि जो अफ्रीकन स्लेव्स थे उनके साथ क्या क्या अत्याचार हुए थे इस चीज़ का असेसमेंट किया था, रीअसेसमेंट, उस चीज़ की खोज पड़ताल करी, बुक्स वगैरह पढ़ी, ऑटोबायोग्राफी वगैरह पढ़ी लोगों की, ठीक है। तो ये पहला हिस्टोरियन था, ये याद रख लेना, ठीक। तो बस इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।